भैया 30 आउट ऑफ 30 नंबर कैसे लेके आए बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम में, या फिर भैया मिनिमम कितने नंबर मिलते हैं बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम में, या फिर भैया कौन कौन से फाइल देना कंपलसरी है और कोई फाइल नहीं दिया तो गाँव वालों, मैं आपको इन तीनों सवाल का जवाब देने वाला हूं इस वीडियो में। और इस वीडियो को ध्यान से देखते रहना, इसके बाद आप बिल्कुल रिलैक्स मोड में अपना प्रैक्टिकल एग्जाम दोगे और अच्छे नंबर गोल करके आओगे। देखो मैं जल्दी से समझाना स्टार्ट करता हूँ। पूरा आप सबको पता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो आपका 30 नंबर का है, और 30 नंबर को मैंने दो पार्ट में बांट रखा है, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें आपको कौन कौन से काम करना कंपलसरी है, और दूसरे में है अपने पास वाइवा वाला। देखो भाई, सबसे पहले पार्ट में कौन कौन से फाइल देना कंपलसरी है, और इसमें बिल्कुल भी लापरवाही मत करना आप लोग। जो फाइल देना कंपलसरी है मतलब कंपलसरी है, आप अच्छी राइटिंग में दो चाहे बुरी राइटिंग में दो, लेकिन देना कंपलसरी है। जिसमें कि सबसे पहला है अपने पास प्रैक्टिकल फाइल। प्रैक्टिकल फाइल मतलब जो आपने पूरे साल लिखी होती है, जिसमें 8 9 10 जो भी आपके टीचर कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट लिख के दो, वो वाला प्रैक्टिकल फाइल देना, जमा करना, सबमिट करना कंपलसरी है। इसके भी नंबर लिखते हैं। अगर आपने प्रैक्टिकल फाइल नहीं दिया भाई साहब, नंबर चले जाएंगे आपके नीचे और टीचर मारेगा अलग पकड़ के। दूसरा आपका प्रोजेक्ट फाइल। प्रोजेक्ट फाइल आपको हर साल हर बच्चों को कोई ना कोई एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाता है, जिसके ऊपर आप एक फाइल तैयार करते हो। मुश्किल से 20-25 पेज का होता है, कुछ बच्चे तो 10-15 पेज में भी खत्म कर देते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट फाइल आपने जमा किया होगा या फिर बनाया होगा, वो आपको सबमिट करना कंपलसरी है। तो ये दो फाइल तो आपको कंपलसरी सबमिट करना ही करना है, इसके बिना आपको बोर्ड में प्रैक्टिकल में घुसने भी नहीं देंगे वो। तो इन दोनों के ही नंबर होते हैं, तो इसमें कोई लापरवाही नहीं, जैसे तैसे जैसी मर्जी राइटिंग में करो, लेकिन करो, करना कंपलसरी है ये। दूसरा है अपने पास कि ऑन द डे ऑफ एग्जाम आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ता है, और ऑन कॉल किस दिन, जिस दिन हमारा एग्जाम है। तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म ऑन द डे ऑफ एग्जाम। देखो इसमें क्या होता है बच्चों कि आपको दो प्रैक्टिकल परफॉर्म करना पड़ता है हर एक सब्जेक्ट में, ऑलमोस्ट दो ही प्रैक्टिकल आपको उस दिन परफॉर्म करना है। और असलियत बताऊं आपको, चाहे आप सरकारी स्कूल में हो चाहे आप प्राइवेट स्कूल में हो, परफॉर्म नहीं करना पड़ता है, करना ही नहीं पड़ता है। बहुत रेयर केस होते हैं कि कोई एक्सटर्नल आके प्रैक्टिकल में देखता है कि अच्छा बच्चा कैसे करेंगे, बताओ ये वाला कैसे करेंगे, ये प्रैक्टिकल कैसे होगा। कुछ नहीं होता ऐसा। आपको बस थोड़ी देर खड़ा रहना है, अपरेटस सेट करना है, चीजों को देखना है, और उसके बाद आपको पेज मिल जाएगा जिसमें आपको पूरा दोनों के दोनों प्रोसीजर लिखने होते हैं। एम लिखा, अपरेटस लिखा, पूरा प्रोसीजर लिखा, सब कुछ लिखा, रिजल्ट लिख दिया। और इसमें भी आपके स्कूल वाले फुल सहयोग करेंगे, फुल सहयोग इन द सेंस वो आपको एक दिन पहले बता देंगे कि बेटा कल ये और ये वाला प्रैक्टिकल पूछा जाएगा, तो थोड़ा सा घर पे पढ़ के आ जाना। पढ़ के आ जाना मतलब पहले देख लेना एम में क्या लिखना है, अपरेटस में क्या लिखना है, वगैरह वगैरह, प्रोसीजर में क्या लिखना है, वो देख लिया हमने। एग्जाम से एक दिन पहले हर एक स्कूल वाले फुल सपोर्ट करते हैं बच्चों को। वो भी नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चों के नंबर कम आए, क्योंकि उनके घर से कुछ जा नहीं रहा है, और अच्छी बात है उनके बच्चों के नंबर ज्यादा आएंगे तो उन्हीं के स्कूल का नाम रोशन होगा। तो वो पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। एक दिन पहले आपको बता देंगे कि कौन कौन से प्रैक्टिकल आने वाले हैं, और उसका आप एक बार पढ़ के भी आ जाना। इवन इतना ही नहीं, कई बार तो ऐसा होता है कि अगर जो एक्सटर्नल आए हैं उनको खिला पिला के सेट करके बिठा दिया गया कहीं पे, तो जो प्रीवियस ईयर के होते हैं लिखे हुए आंसर शीट वही पास कर देते, भैया देख के लिख लो। कुछ बच्चे होते बिल्कुल नहीं पढ़ के आते। तो आपको इस वाले में बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये काम करना भी कंपलसरी है। इसी के आपको ऑलमोस्ट 15 नंबर मिलते हैं। दो प्रैक्टिकल होते हैं, एक मेजर प्रैक्टिकल होता है, एक माइनर प्रैक्टिकल होता है। अब ये सब तीनों चीज आप जैसे ही कंप्लीट कर लोगे, देखो ये दोनों तो बिल्कुल एग्जाम के डे से पहले ही आपको टीचर से चेक वेक करवा लेना है। ये दोनों चीज चेक होती है, और एग्जाम वाले दिन आपको ये लेके जाना पड़ेगा। जिस दिन प्रैक्टिकल एग्जाम है उस दिन ये दोनों फाइल आपके हाथ में होना चाहिए। उसके बाद ये वाला काम, तो ये दो प्रैक्टिकल हैं, दोनों प्रैक्टिकल आपके स्कूल वाले फुल सहयोग करेंगे, इसमें बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है। अब बात रही मेन चीज जो है पार्ट 2, और पार्ट 2 में है सबसे मेन, जिसमें सबको डर लगता है कि वाइवा, भैया वाइवा में क्या होगा, वाइवा में किस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, और अगर हम जवाब नहीं दे पाए तो क्या होगा हमारा। तो देखो कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊं। जो एक्सटर्नल टीचर आते हैं वो बस उनसे एक काम करना है। सबसे पहला काम मैंने यहाँ पे लिखा है बिहेवियर। उस दिन चाहे आपका स्कूल टीचर हो चाहे आपके एक्सटर्नल हो, बिहेवियर बहुत पोलाइट रखना है, बिल्कुल जेन्युइन रखना है। हैव अ स्मॉल स्माइल ऑन योर फेस, और सबसे तमीज से पेश आना है। ज्यादा रूड बिहेवियर करने की जरूरत नहीं है कि अब हम 12th पास हो गए या फिर स्कूल से जा रहे हैं कौन क्या कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं करना। बिल्कुल भी ये नहीं दिखाना है कि मैं बहुत, ये भी नहीं दिखाना है, मतलब ऐसा भी मत कर लेना कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, कुछ भी पूछ लो मेरे को। भाई साहब सामने बैठा हुआ टीचर है, पीजीटी है, जब वो पूछने पाएगा तो लगा देगा आपकी लंका। तो बिल्कुल पोलाइट बिहेवियर रखना है, जिसमें आपको जेंटलनेस दिखानी है। पहला काम, सबसे पहला काम मैं कह रहा हूँ, बिहेवियर ठीक करके जाना। ज्यादा उछलने की जरूरत ना है उस दिन। दूसरा कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या है। अब देखो भाई, आपको वाइवा तो देना ही पड़ेगा, वाइवा अटेंड करना कंपलसरी है। और अगर आपने वाइवा अटेंड किया है तो कम से कम 1-2 नंबर तो मिलते ही मिलते हैं। अगर आपने एक भी सवाल के जवाब ना दिया हो, सब में सॉरी सर, सॉरी मैम, सॉरी सर बोला हो, तब भी आपको 1-2 नंबर तो मिलेंगे। मतलब वाइवा देना कंपलसरी है। तो सवाल किस टाइप के आएंगे इसमें, अब देखो भाई, जो एक्सटर्नल टीचर आएंगे वो सवाल कहाँ कहाँ से पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला पूछेंगे आपको प्रोजेक्ट फाइल से पूछ सकते हैं। वो यहाँ से फाइल बनता है, जैसे जिस भी टॉपिक पे आपने प्रोजेक्ट फाइल बनाया है उसको थोड़ा पढ़ के जाना, कि उसमें कुछ सवाल एक आध पूछ लिया जाए कि ये क्या होता है, क्यों होता है, क्या यूज है, तो बता पाओ इन सब चीज़ों को। तो सबसे पहला सवाल तो आपको यहाँ से मिल सकता है।
दूसरा, वो आपसे पूरे सब्जेक्ट में, जैसे फिजिक्स का सब्जेक्ट मान लेते हैं, फिजिक्स का प्रैक्टिकल है आपको, तो पूरे फिजिक्स में कुछ भी सवाल पूछ सकता है वो। जितने भी आपके पास 13 चैप्टर हैं उनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। और कुछ भी जब उन्होंने पूछा और आपको नहीं आता, मान लो आता है तो बहुत अच्छी बात, पोलाइटली जवाब देना है, और नहीं आता तो आप सॉरी सर बोल सकते हो। आप बोल सकते हो कि सॉरी सर अभी माइंड से स्किप हो गया, बहुत जेंटली। तो कई बार ऐसा भी होता है कि टीचर इतने जनवन आते हैं भाई साहब, इतने जनवन टीचर आते हैं, और क्या होता है ना, स्कूल वाले खा पी के खिला पिला के सेट भी कर देते हैं, तो खुश हो जाते हैं बेचारे। और जब खुश होंगे वो आपसे पूछेंगे, बता बेटा कौन से चैप्टर आता है, मतलब किस चैप्टर में से पूछूं, सीधे सीधे चैप्टर पूछ लेंगे वो। तो उस टाइम पे ज्यादा जोश में आके हवा बनाने की जरूरत नहीं कि सब कुछ आता है मेरे को। जो चैप्टर सबसे बेस्ट आपको याद हो, अच्छे से याद हो, जिसको करंटली पढ़ा हो, सिर्फ वही चैप्टर बताना। एक चैप्टर बताना, एक या मैक्सिमम दो बता देना, ज्यादा टाइम नहीं देना है। अगर आपने जैसे ही बोला कि भैया कम से कम एक दो चैप्टर ना वाइवा में जाने से पहले प्रिपेयर करके जाना, कि जैसे कि चैप्टर मतलब फिजिक्स की बात करूं तो चैप्टर 1 हो गया, 2 हो गया, रे ऑप्टिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, कोई सा चैप्टर जो आपने अच्छे से आता हो वो पढ़ लेना। डुअल नेचर हो गया, आसान चैप्टर है ना। तो आपसे पूछा जाएगा तो आप एक या दो चैप्टर के नाम बता सकते हो कि सर ये चैप्टर और ये चैप्टर मेरे को अच्छे से रिवाइज है, बाकी मैं अभी रिवाइज कर रहा हूँ, ऐसा करके। तो फिर उसी में से कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन मैं फिजिक्स में आपको अंदाजा दे देता हूँ, अगर किसी चैप्टर को बोला आपने, जैसे चैप्टर नंबर 3 बोला आपने, करंट इलेक्ट्रिसिटी मेरे को आता है, तो मेन फोकस जो होता है वो डिवाइसेस पे होता है इनका, जो टीचर है। डिवाइस, अगर कोई चैप्टर में डिवाइस है तो डिवाइस का पूछ लेंगे, या फिर बहुत फेमस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। जैसे कि डिवाइस कौन है चैप्टर 3 में, व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो उसमें सवाल पूछेंगे कि बताओ भाई दोनों आर्म चेंज कर दिया, बैटरी वाला और फिफ्थ जनरेशन वाला, तो बैलेंसिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। जैसे रे ऑप्टिक्स पूछ लिया आपने, वेव ऑप्टिक्स बोलते तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। और या नहीं तो इनसे भी नहीं हुआ तो बस वो कोई फॉर्मूला भी लिखने के लिए कह देते हैं, फॉर्मूला लिख के दिखा दो। कई बार ऐसा भी कह देते हैं, लिखना होता है फॉर्मूले को, सर पेंसिल दे देंगे, पेज दे देंगे, बोलेंगे बच्चा माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिख दो, टेलीस्कोप में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिख दो। तो ऐसा करके बस 3 चीजें, या तो डिवाइस, या फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, या फिर फॉर्मूला लिखने के लिए बोल देंगे। और ज्यादा टाइम नहीं होता, मुश्किल से 4-5 सवाल पूछेंगे वो आपको, बोलेंगे ठीक है बेटा जाओ। और उनके ना कोड पे ध्यान मत देना, वो अल्फा बीटा ABCD कुछ भी लिख देते हैं, और उसका कोई मतलब नहीं होता कि ए वाले को 30 मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो ये हो गया अपने पास वाइवा। वाइवा में बस बिहेवियर ठीक रखना है, कम से कम 2 चैप्टर तैयार करके जाना है, कोई से भी 2 चैप्टर कम से कम तैयार करके जाना, कम से कम बता रहा हूं मैं। कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा करके जाओ, लेकिन कम से कम 2 चैप्टर। और जिसमें डिवाइस पे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे और फॉर्मूले पे ध्यान रखना, यही चीजें पूछी जाएंगी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में। फिर अब हमारा लास्ट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बच्चों के मन में रहता है कि भैया कुछ ना हुआ तो क्या होगा हमारा, कि मिनिमम प्रैक्टिकल में कितने नंबर मिलते हैं। देखो भाई, अगर आपने यहां तक सब कुछ कंप्लीट कर दिया तो जो ऑलमोस्ट नंबर है वो है 26, जो CBSE बोर्ड ने निकाल रखा है कि ये सब कुछ बच्चे का कंप्लीट है तो 26 नंबर तो मिलने ही मिलने हैं। मैं फिर भी कहता हूँ 25 नंबर मिल गए। असलियत में जो CBSE कहती है वो 4 नंबर का वाइवा कहती है, तो 26 नंबर यहाँ तक मिल गए, 4 नंबर वाइवा के हमारे टाइम पे चलता था। अभी तो 26 4 का कर दिया CBSE बोर्ड ने अभी का। तो कम से कम नंबर जो मिलना है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल निहायती बच्चा है, कुछ नहीं आता, बस प्रैक्टिकल फाइल जमा कर दिया, जैसे जैसे लिख के जमा कर दिया, बुरी राइटिंग में होते ना कुछ बच्चे बिल्कुल गए गुजरे, जिन्होंने पूरे साल सही से पढ़ाई नहीं कर पाए होते हैं, वो उनको भी कम से कम जो नंबर मिलते हैं वो ऑलमोस्ट 26 मिलते हैं। 26 से नीचे नंबर मैंने तो नहीं देखा कभी किसी को मिला है, और मिला है तो भाई साहब कुछ ना कुछ कांड किया उसने, या फिर कुछ ना कुछ सबमिट नहीं करा उसने। तो 26 से नीचे तो किसी को मिल ही नहीं सकता। बहुत कॉमन है जो मिल गया, अगर आपने 1-2 सवाल के जवाब दे दिया, फिर बिहेवियर ठीक रखा, तो जो कॉमन नंबर उस दिन मिलने ही मिलने हैं वो है 28, 29, और क्लास के अच्छे बच्चों के जिनका पूरे साल बिहेवियर ठीक था या फिर जवाब सही से दे पाए उनको 30। ये 3 नंबर सबसे ज्यादा कॉमन है। मतलब मान लो आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं तो कम से कम जो 35 बच्चे हैं वो इस रेंज में आएंगे, 35 to 40 बच्चे मैं कह रहा हूँ इस रेंज में आएंगे, 35 to 40। कुछ ही बच्चे होते हैं जिनको 26-27 नंबर, मुश्किल से 5-10 बच्चे ऐसे होते हैं 50 में से जिनको 26-27 नंबर मिलते हैं, बाकी सबको 28-29-30 तो मिलने ही मिलने। और इसके बाद आप सबको पता है कि ये सिर्फ 30 नंबर का है, प्रैक्टिकल एग्जाम सिर्फ 30 नंबर का है, लेकिन जो आपका मेन एग्जाम है वो है थ्योरेटिकल एग्जाम, जो कि आपका 70 नंबर का है। देखो यहाँ पे 30 में से 30 ले भी आए, मान लो आपके टीचर ने सिफारिश कर दी वगैरह वगैरह कर दिया, 30 में से 30 नंबर आ भी गए, लेकिन अगर 70 में से नंबर गोल नहीं हुए तो वो किसी काम के नहीं है। 30 नंबर धरे के धरे रह जाएंगे। मान लो वहां 70 में से आप ला रहे हो 40 नंबर, और यहाँ पे 30 में से 30 आ रखे, कितने हुए? 70। किस काम के नंबर है? वहां 70 में से जो नंबर है वो आपके कम से कम 65 प्लस जाने चाहिए। 65 प्लस से नीचे, 65 से नीचे नंबर आए आपके 90 से वैसे 90% नीचे गिर जाएंगे। तो आपको वहां पे ज्यादा मेहनत करनी है। जैसे ये प्रैक्टिकल एग्जाम खत्म हो आपको जी जान लगा के प्रैक्टिकल लिख के देखना है। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी हेल्प करूं तो मैं इस साल मैंने अलग से टेलीग्राम पे एक लिंक भी बनाया है, एक चैनल क्रिएट किया है, जिसके तहत मैं इस साल के बच्चों के लिए सारे नोट्स, सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस और सारे इंपॉर्टेंट ग्राफ
के तहत मैं मदद करने वाला हूँ, और मैं वहाँ पे सैंपल पेपर और पीवाईक्यू को सॉल्व कैसे करते हैं, लिखने का तरीका कहाँ है, कहाँ गलती नहीं करनी है, वो भी बताता रहूंगा। तो अगर आप चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप उसको ज्वाइन करो और फायदा उठाओ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।